वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस एग्जाम जो कि चलने वाला है जीके जीएस के क्वेश्चन। दोस्तों इस सेट में हमारे द्वारा टॉप 50 क्वेश्चन लिए गए हैं और इससे लगभग आपके एग्जाम में 5 से 10 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास के अंतर्गत वर्ष 1937 में गठित उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे जिन्होंने 1937 से 1950 तक इस पद को संभाला। भारत सरकार ने उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा है। ये आपको याद रखना है और ये आपका एग्जाम के लिए 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, इसलिए इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के तहत वर्ष 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। दोस्तों यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते चलें। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने समाज के शोषित और पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने तथा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, ये आपको याद रखना है और ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और 100% पूछे जाने की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जिसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, पंचायती राज संस्थाओं को काम करने के लिए कुल कितने विषय प्रदान किए गए थे? तो पंचायती राज के लिए टोटल 29 विषय प्रदान किए गए थे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 11वीं अनुसूची ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है और इसमें पंचायतों को अधिकार देने के लिए 29 विषय सूची है। नोट, शहरी स्थानीय निकायों के लिए यानी नगर पालिकाओं से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय दिए गए हैं। ये भी आपको याद रखना है और ये भी आपके एग्जाम के लिए 100% पूछा जाने वाला सवाल में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है कि सामान्य विज्ञान और चिकित्सा में एनेस्थीमिया यानी बेहोशी और दंत चिकित्सा के दौरान उपयोग की जाने वाली लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 100% पूछे जाने वाले सवालों में से एक है दोस्तों। नाइट्रस ऑक्साइड को आम भाषा में लाफिंग गैस कहा जाता है। इसे सूंघने पर हल्की उत्तेजना और हंसी का एहसास होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग हल्के दर्द निवारक और एनेस्थीमिया के रूप में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध पारंपरिक कला और उद्योग के अंतर्गत राज्य का कौन सा जिला इत्र नगरी के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है? तो इत्र नगरी के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यह प्रसिद्ध है कन्नौज। कन्नौज जो है यूपी का वह जिला है जो इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गंगा नदी के तट पर स्थित कन्नौज अपने चंदन के तेल, गुलाब जल और पारंपरिक मिट्टी के इत्र सेंधा इत्र के निर्माण के लिए जाना जाता है। इसे उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत इत्र उद्योग के लिए चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देश में दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने और डेयरी उद्योगों को मजबूत करने के लिए शुरू की गई श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत का मिल्कमैन कहा जाता है। उन्होंने ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व किया था जिसके कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना। नोट, डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, ये आपको याद रखना है।
हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क और साइबर सुरक्षा की प्रणाली में अनधिकृत उपयोगकर्ताओं को किसी निजी नेटवर्क में प्रवेश करने रोकने वाले सुरक्षा तंत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है फायरवॉल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है और सुरक्षा नियमों के आधार पर खतरनाक डेटा को ब्लॉक या सुरक्षित करता है। यह कंप्यूटर का डिजिटल सुरक्षा गार्ड है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के नदी तंत्र के अंतर्गत दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी का उद्गम स्थल वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है महाराष्ट्र यानी महाबलेश्वर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कृष्णा नदी महाराष्ट्र के सतारा जिले में पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के पास से निकलती है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां तुंगभद्रा, भीमा और कोयना है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्राचीन इतिहास के स्रोतों के अनुसार जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के पास किस ऐतिहासिक ग्राम में हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था कुंड ग्राम में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म जात्रित क्षत्रिय वंश में वैशाली के कुंडग्राम बिहार में हुआ था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। नोट, पावापुरी में उन्हें मोक्ष यानी मृत्यु हुई थी, निर्माण प्राप्त हुआ था। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है, ये आपको याद रखना है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है कि पुलिस कार्य प्रणाली और आपराधिक मामलों की जांच के नियमों के तहत किस मामले की दैनिक प्रगति को दर्ज करने के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा भरी जाने वाली केस डायरी का उल्लेख CRPC की किस धारा में है? तो दोस्तों यह वह धारा है जो धारा 172 कहा जाता है। इसमें इस जो है व्याख्या आप देखेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 172 के तहत प्रत्येक जांच अधिकारी के लिए मामले की हर छोटी बड़ी गतिविधियों को केस डायरी में तारीख और समय के साथ लिखना अनिवार्य होता है। कोर्ट मुकदमे के दौरान इस डायरी को मंगवाकर देख सकती है। हमारा अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध शहर कला, साहित्य और संस्कृति का बड़ा केंद्र होने के कारण सिराज-ए-हिंद या पूर्व का सिराज कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है जौनपुर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने भाई जूना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाए गए जौनपुर शहर पर जब सरकी शासकों का राज था, तब यह शिक्षा और संस्कृति का इतना बड़ा केंद्र बना कि इसकी तुलना ईरान के खूबसूरत शहर शिराज से की जाने लगी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विशेष प्रक्रिया का सिद्धांत किस देश के संविधान से ग्रहण किया था? तो दोस्तों यह ग्रहण किया गया था आयरलैंड के संविधान से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव की अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और नीति निष्पक्षता दोनों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नोट, राष्ट्रपति पद का और उन पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। दोस्तों यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आगे ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और जो कि एग्जाम में हुबहू पूछे भी जाएंगे। इसलिए हमारे साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करें। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की आंतरिक जीव विज्ञान संरचना के अनुसार शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पीत रस का निर्माण करती है? तो दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है जो कि पीत रस का निर्माण करती है, और
यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। यह भोजन पचाने के लिए पित्त रस बनाता है जो पित्ताशय में जमा होता है। यह शरीर की केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करता है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना के अंतर्गत सूर्य से आने वाली खतरनाक परावैंगनिक किरणों को सोखने वाली ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो दोस्तों यह पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत जो है सब जगह बराबर है, सबसे से याद रखिएगा समताप मंडल। इस तरह आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे ओजोन परत समताप मंडल यानी धरातल से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाती है। यह पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली CFC गैस इस परत को नुकसान पहुंचाती है। CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में वर्ष 1916 का प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन क्यों ऐतिहासिक माना जाता है, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी? तो दोस्तों यह इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का पूर्ण मिलन हुआ था तथा कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि वर्ष 1907 के सूरत विभाजन में अलग हुए नरम गरम दल बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से के द्वारा एक हुए। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी मांगे रखने का ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट साइन किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक सीमा और स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है जो बिहार राज्य की सीमा को छूता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है वह है बलिया। बलिया जो है बिहार राज्य की सीमा को छूता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। नोट याद रखें सबसे पश्चिमी जिला शामिल है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। ये आपको याद रखना है। परीक्षा में इन चारों कोनों में से एक जरूर पूछा जाता है, इसलिए इसे आपको याद रखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि ग्रामीण विकास और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो दोस्तों नाबार्ड की स्थापना किया गया था शिवरमन समिति की सिफारिश पर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह सीधे किसानों को लोन ना देकर ग्रामीण बैंकों को पुनर्निर्मित देता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों और खगोलीय दूरियों के मापन के संदर्भ में प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी माप की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है यह खगोलीय दूरी की इकाई है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नाम में वर्ष होने से कई लोग कंफ्यूज होकर इसे समय की इकाई समझ लेते हैं, जबकि यह दूरी का मात्रक है। प्रकाश द्वारा निर्वात एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का एकमात्र वैश्विक मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों भारत का यह गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत और फ्रांस के संयुक्त सहयोग से वर्ष 2015 में पेरिस जलवायु समझौते के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में स्थित एकमात्र ऐसा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका सचिवालय मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के हनन पर किस अनुच्छेद के तहत देश का
कोई भी नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकता है? तो दोस्तों यह कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। नोट: हाई कोर्ट जाने की शक्ति अनुच्छेद 226 के तहत मिलती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लोकगीतों और लोक सांस्कृतिक के अंतर्गत वर्षा ऋतु के समय गाया जाने वाला प्रसिद्ध लोकगीत कजरी मुख्य रूप से राज्य के किस क्षेत्र से उत्पन्न हुई है? तो कजरी जो है दोस्तों यह उत्पन्न हुई है मिर्ज़ापुर और वाराणसी के पूर्वांचल क्षेत्र से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक बेहद लोकप्रिय लोकगीत है जो सावन के महीने में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर जिले से मानी जाती है, जहां मां विंध्यवासिनी के सम्मान में भी कजरी गाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय नेताओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से क्रिप्स मिशन सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में किस वर्ष भारत भेजा गया था? तो दोस्तों यह भारत भेजा गया था वर्ष 1942 को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। इसमें युद्ध के बाद भारत को डोमिनियल स्टेट देने का वादा किया, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने खारिज कर दिया। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक कहा था। इसके तुरंत बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर और इंटरनेट की सुरक्षा प्रणाली में जब हम किसी वेबसाइट का पता देखते हैं तो HTTPS लिखा होता है। इसमें अंतिम अक्षर S का क्या अर्थ होता है? तो इसका S का अर्थ होता है दोस्तों कि सिक्योर यानी सुरक्षित। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड सिक्योर कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह देखिए HTTPS का फुल फॉर्म यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड सिक्योर दिया हुआ है। यह दर्शाता है कि उस वेबसाइट और आपके कंप्यूटर के बीच जो भी डाटा जैसे पासवर्ड या बैंक डिजिटल ट्रांसफ़र हो रहा है वह पूरी तरह से एनक्रिप्ट यानी सुरक्षित है और उसे बीच में कोई हैक नहीं कर सकता। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के भूगोल और वन संपदा के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा भारत और बांग्लादेश के भूभाग में किन 2 प्रमुख नदियों के मुहाने पर बनता है? तो दोस्तों यह बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो विशाल त्रिकोणीय दलदली मैदान बनाती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक मैंग्रोव वन यानी वृक्षों के कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ा। यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक और जिला स्तर के पुलिस प्रशासन के ढांचे के अनुसार किसी भी सामान्य जिले के पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों इसका सर्वोच्च अधिकारी पुलिस अधीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पुलिस नियमों के अनुसार जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे जिले में के पुलिस बल का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक यानी SP, बड़े महानगरों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी SSP द्वारा किया जाता है। वह जिले के सभी थानों का नियंत्रण प्रमुख होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों यह टोटल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को टच करती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 9 राज्यकृत इकाइयाँ 8 राज्य उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है।
इसके अलावा इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, ये भी आपको याद रखना है और ये 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, समान विज्ञान में आतिशबाजी के दौरान असमान रूप में दिखाई देने वाला खूबसूरत हरा रंग किस रासायनिक तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों यह होता है बेरियम के कारण। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण दिखाई देता है, जबकि आतिशबाजी में चटक लाल रंग एस्ट्रोसियम के कारण और नीला रंग कॉपर यानी तांबा के कारण पैदा होता है। ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वर्ष 1857 के महान विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश के लखनऊ यानी अवध क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों अवध यानी लखनऊ क्षेत्र से जो ये किए थे, नेतृत्व किए थे, उनका नाम है बेगम हजरत महल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बेगम हजरत महल ने अपने अल्प वयस्क बेटे बिरज सिंह कादिर को नवाब घोषित करके लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। इन्हें महक परी के नाम से भी जाना जाता था। विद्रोह दबाए जाने के बाद वे नेपाल चली गई थी, ये आपको याद रखना है। महक परी किन्हें कहा जाता था? तो बेगम हजरत महल को कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है और एग्जाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के भूगोल और जल संसाधनों के अंतर्गत भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील बुल्लर झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बुल्लर झील जो स्थित है दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बुल्लर झील जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित भारत की सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की झील है। यह झेलम नदी के मार्ग में बनती है और एक विवर्तनीय झील है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 44 राज्य के यह निर्देश देता है कि वह भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करे। नोट, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत राज्य में नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षकों यानी DYSP या CO और पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है मुरादाबाद में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद जिले में स्थित है। इसकी स्थापना मूल रूप से 1901 में एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के रूप में हुई थी, जिसे बाद में अकादमी का दर्जा दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की जीव विज्ञान प्रणाली में भोजन पचाने और रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला प्रसिद्ध इंसुलिन हार्मोन शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो दोस्तों यह स्रावित होता है अग्नाशय के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इंसुलिन का एक हार्मोन है जो अग्नाशय यानी मिश्रित ग्रंथि लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिका से निकलती है। शरीर में इंसुलिन की कमी से होने वाले मधुमेह नामक रोग हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास के अंतर्गत 1951 से 56 तक चली भारत की पहली पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों यह मुख्य रूप से हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोक नृत्य सांस्कृतिक के अंतर्गत सिर पर 108 जलते हुए दियों का पिंजरा
चरकुल्ला रखकर किया जाने वाला ऐतिहासिक चरकुल्ला नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो दोस्तों यह मुख्य रूप से संबंधित है वज्र क्षेत्र से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि चरकुल्ला वज्र भूमि मथुरा वृंदावन क्षेत्र का एक बड़ा नृत्य है। इसमें महिलाएं सिर पर एक भारी लकड़ी का पिंजरानुमा ढांचा रखती है जिसमें दीप जल रहे होते हैं और फिर राधा जी के गीतों पर नृत्य करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर विज्ञान और इंटरनेट सुरक्षा नियमों के अंतर्गत प्रत्येक कंप्यूटर या मोबाइल का एक विशिष्ट डिजिटल पता है जिसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है यह नेटवर्क पर मौजूद हर डिवाइस की पहचान करने के लिए एक अद्वितीय संख्यात्मक लेवल है जैसे IPv4 और या IPv6। यह कितना बीट का होता है IPv4 और IPv6, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा भी जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस प्रसिद्ध अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान शामिल है जिसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों यह 10वीं अनुसूची शामिल है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि संविधान की 10वीं अनुसूची राजनीतिक दल बदल पर रोक लगाती है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत राजस्थान के अजमेर में स्थित प्रसिद्ध सूफी स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण मूल रूप से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों यह करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में मोहम्मद गौरी के आदेश पर अजमेर में इस मस्जिद का निर्माण कराया था। इससे पहले यह एक संस्कृत विद्यालय था जिसे तोड़कर इसे मस्जिद के रूप में दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व के भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी पर स्थित दुनिया की सबसे गहरी महासागरीय खाई मरीना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों मरियाना गर्त जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मरियाना गर्त पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई 11,034 मीटर यानी लगभग 11 किलोमीटर है। इसके सबसे गहरे बिंदु को चैलेंजर द्वीप कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और हस्तशिल्प विकास के अंतर्गत राज्य का कौन सा प्रमुख जिला पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पीतल के बर्तनों और मूर्तियों का भारी मात्रा में निर्यात होता है। तो वह नगरी है मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मुरादाबाद को पीतल के हस्तशिल्प और बर्तनों के कारण पीतल नगरी कहा जाता है। एक जिला एक उत्पाद के तहत भी इसे पीतल उद्योग के लिए चुना गया है। अलीगढ़ तालों के लिए और खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडल में पाई जाने वाली जीवन रक्षक ओजोन परत की मोटाई या सघनता को मापने के लिए किस वैज्ञानिक इकाई का उपयोग किया जाता है? तो इसे नापने के लिए यानी मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। मानक परिस्थितियों में एक DU ओजोन की जो मोटाई होता है 0.01 मिलीमीटर मोटी परत के बराबर होती है। डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की दैनिक कार्यप्रणाली और आपराधिक कानूनों के तहत किस संज्ञेय यानी गंभीर अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा जो प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज की जाती है उसका प्रावधान CRPC की धारा में है? तो दोस्तों वह धारा है
धारा 154। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 154 के तहत संज्ञेय अपराधों के संबंध में पुलिस थाने के प्रभार साधक अधिकारी को दी गई सूचना को लिखित रूप से दर्ज किया जाता है। इसे आमतौर पर एफआईआर कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हमारा अगला प्रश्न है कि भौतिक वैज्ञानिक की सिद्धांतों के अनुसार रात के समय आसमान के तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस प्राकृतिक घटना का परिणाम है? तो दोस्तों वह घटना को कहा जाता है प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों को टिमटिमाना होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि तारों का प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा की अलग अलग घनत्व वाली परतों के कारण वह लगातार मुड़ा हुआ होता है। इसी वजह से तारों की आभासी स्थिति बदलती रहती है और वे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्यव्यवस्था के तहत देश के सार्वजनिक धन का मुख्य संरक्षण कौन होता है, जिसे भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है, और उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसकी नियुक्ति जो की जाती है यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केग का मुख्य काम केंद्र और राज्य सरकारों के खर्चों का ऑडिट कराना होता है, यानी लेखा परीक्षा कराना होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस तारीख को साबरमती आश्रम से शुरू की थी? तो दोस्तों यह 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यानी गुजरात का तटीय गांव के लिए पैदल यात्रा शुरू की थी। 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों की स्थिति के अनुसार परमाणु ऊर्जा उद्योग में काम आने वाला अत्यंत दुर्लभ खनिज यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस एकमात्र जिले में सीमित मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों यह है ललितपुर में। ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा बहुत कम है, लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र के ललितपुर जिले में सीमित मात्रा में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। इसके अलावा ललितपुर तांबे और रॉक फॉस्ट के लिए भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक आंकड़ों के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना करने वाली आधिकारिक संस्था कौन सी है? तो दोस्तों यह संस्था है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सांख्यिकी का और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। पहले यह काम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ करता था, जिसका विलय अब एनएसओ में हो चुका है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के भूगोल और जलप्रपातों के अंतर्गत भारत का प्रसिद्ध जोग जलप्रपात जिले महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है किस राज्य और किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात जो है यह स्थित है कर्नाटक में और शरावती नदी पर स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जोग जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। यह भारत के सबसे ऊंचे और खूबसूरत सीधे गिरने वाले जलप्रपातों में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की सर्वोच्चता और दर्शन के तहत संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है? तो दोस्तों वह भाग है भाग 3,
क्योंकि ऐसा होता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मूल रूप से इंग्लैंड के राजा द्वारा 1215 में नागरिकों को दिए गए अधिकारों का पहला लिखित घोषणा पत्र था। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और सामाजिक संरचना के अनुसार मुख्य रूप से दिवाली के त्यौहार को शौक पर्व के रूप में मनाने वाली थारू जनजाति राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है? तो थारू जनजाति जो है यह तराई क्षेत्र में निवास करती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई जिलों जैसे लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर में पाई जाती है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। यह लोग दीपावली के दिन अपने पूर्वजों को याद करते हैं और पुतला बनाकर वज्रहर नामक त्यौहार मनाते हैं। ये आपको याद रखना है और ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि रसायन विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार समान रूप से रेफ्रिजरेटरों और प्रयोगशालाओं में प्रशीतक के रूप में उपयोग की जाने वाली शुष्क बर्फ जो है वास्तव में क्या है? तो दोस्तों यह शुष्क बर्फ वास्तव में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी CO2 होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ठोस रूप होता है। इसका तापमान बहुत कम लगभग -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। खास बात यह है कि यह पिघलने पर सीधे गैस में बदल जाती है। ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन कोई तरल या गीलापन नहीं छोड़ती। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस सेट का 50 क्वेश्चन पूरा होता है और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे और जो कि 100% आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी है इन क्वेश्चनों का। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।